समय को हॉस्पिटल में न देखकर दृष्टि का सर चकराने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर समय सुबह से लेकर शाम में कहाँ जा सकता है। दृष्टि ने सबसे पहले हॉस्पिटल स्टाफ से कांटेक्ट किया, जहां उसे मालूम हुआ कि समय को उसकी मॉम डिस्चार्ज करवा कर ले जा चुकी हैं। दृष्टि समझ चुकी थी कि समय की मॉम यह सब जानबूझकर कर रही हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि दृष्टि समय के आसपास रहे। लेकिन दृष्टि भी हार मानने वालों में से नहीं थी। पहले समय के अपनी ज़िंदगी से जाने के बाद दृष्टि कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार दृष्टि हार नहीं मानने वाली थी। दृष्टि ने सबसे पहले निस्क को कॉल किया। हेलो निस्क, डू यू हैव एनी आइडिया कि समय की मॉम उसे कहाँ लेकर गई होंगी? दृष्टि के मुंह से ये क्वेश्चन सुनकर निस्क खुद हैरान था, क्योंकि जब उसकी आखिरी बात डॉक्टर से हुई थी, तब डॉक्टर ने समय को एक हफ्ते के लिए और हॉस्पिटल में रखने के लिए कहा था। तो अचानक से समय को डिस्चार्ज मिलना उसे भी हैरान कर रहा था। निस्क ने दृष्टि को जवाब दिया, आई डोंट नो, बट डोंट वरी, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। समय के सिटी में या सिटी के आसपास जितने भी घर हैं, मैं सभी को चेक करवाता हूँ। समय ऐसे हमसे दूर नहीं जा सकता। निस्क की बातें सुनकर दृष्टि को कुछ कॉन्फिडेंस आया। उसे लगा कि कम से कम कोई तो है जो इस मुसीबत में उसका साथ दे रहा है। सच में निस्क एक बहुत अच्छा दोस्त था, दृष्टि और समय दोनों के लिए। वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करने वाला था समय का पता लगाने के लिए। निस्क ने फौरन समय की सिटी में और सिटी के आसपास मौजूद घरों पर चेक करने के लिए अपने आदमी भेज दिए। उसने दृष्टि से सुबह तक का इंतजार करने के लिए कहा। निस्क को उम्मीद थी कि समय इन सभी घरों में से किसी न किसी घर में तो जरूर मिल ही जाएगा। लेकिन इस बार समय की मॉम ने बहुत सोच समझ कर ये सब प्लान किया था। उन्होंने समय को सिटी से तो क्या कंट्री से बाहर भेज दिया था। समय चार्टर्ड प्लेन में इंडिया से रवाना हो चुका था। इस सभी की तैयारी समय की मॉम ने पहले से की हुई थी। समय के साथ उन्होंने गुंजन को भी भेज दिया था। इधर इसी की तलाश जारी थी। दृष्टि कुछ वक्त हॉस्पिटल में रुकी, जिसके बाद वो वहां से अपने घर के लिए निकल गई। उसे अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ ही क्यों होता है। जब भी वो समय को पाना चाहती है, समय उसकी मिट्टी से रेत की तरह फिसल जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था। समय दृष्टि से दूर जा चुका था, जिसका ना तो समय का पता था और ना ही दृष्टि को। दृष्टि घर पहुंची तो चंद्रिका जी उसे हॉल में बैठी हुई नजर आई। दृष्टि के घर में अंदर होते ही चंद्रिका जी ने उससे पूछा, कैसा है समय और कौन रुका है उसके पास? दृष्टि कोई जवाब देने की जगह चंद्रिका जी के गले लग गई। उसने रोते हुए चंद्रिका जी से कहा, आंटी ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? पहले भी समय मुझसे दूर हो गया था और आज एक बार फिर समय मुझसे दूर हो गया है। मैं क्या करूं? मैं कहाँ उसे ढूंढूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह सब बोलते हुए दृष्टि बस रोए जा रही थी। चंद्रिका जी को खुद से ये बात सुनकर शौक लगा था। चंद्रिका जी ने हैरान होते हुए दृष्टि से पूछा, समय कहाँ जा सकता है? अभी तो उसे टाइम लगने वाला था डिस्चार्ज होने में। हो सकता है उसको किसी और रूम में शिफ्ट कर दिया गया हो। तूने ठीक से तो देखा था ना? दृष्टि ने चंद्रिका जी को जवाब दिया, सिर्फ चेक ही नहीं किया मैंने, हॉस्पिटल स्टाफ से भी पता किया था। समय वहाँ नहीं है। समय की मॉम उसे डिस्चार्ज करवा कर ले जा चुकी हैं। निष्क से मेरी बात हुई थी। वो समय को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पता नहीं वो कामयाब होगा या नहीं। चंद्रिका जी को दृष्टि के चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। पिछले लगभग 1.5 साल से उसके चेहरे की मुस्कुराहट तो जैसे गायब सी हो गई थी। चंद्रिका जी तरस चुकी थी दृष्टि के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए। और अब जब समय उनकी जिंदगी में वापस आया था, तो एक बार फिर किस्मत ने उन दोनों को दूर कर दिया था। चंद्रिका जी ने दृष्टि के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उसे समझाया, ऐसे कैसे समय तुझसे दूर जा सकता है? वो तेरा हस्बैंड है। अगर समय का पता नहीं चलता है, तो हम समय के मिसिंग की रिपोर्ट फाइल करेंगे। हमें अगर समय की मम से लीगल लड़ाई लड़नी पड़ी, तो हम वो भी करेंगे। लेकिन इस बार समय को तेरी जिंदगी से ही आसानी से नहीं जाने देंगे। इतना कहते हुए चंद्रिका जी ने दृष्टि के माथे को चूम लिया, जिसके बाद उन्होंने दृष्टि से कहा, गो एंड टेक रेस्ट। कल हम वेट करेंगे अगर निस्क को कुछ पता चला, वरना हम अगला कदम उठाएंगे। आखिर तू समय की लीगल वाइफ है। अब अपने रूम में जाकर रेस्ट कर लो। मैं तेरे लिए हल्दी का गर्म दूध लेकर आती हूँ। दृष्टि ने हूँ में जवाब दिया, जिसके बाद वो भारी कदमों से अपने रूम की तरफ बढ़ गई। समय भले ही कोमा में था,
लेकिन कम से कम वो दृष्टि के साथ तो था। लेकिन आज समय को अपनी नजरों के सामने ना पाकर दृष्टि एक बार फिर से वही दिन जी गई थी जब समय उस सुबह अचानक से उसे छोड़कर जा चुका था। दृष्टि ट्रामा को एक बार फिर से झेलने के लिए रेडी नहीं थी। दृष्टि अपने दोनों हाथ जोड़कर समय के मिल जाने की प्रार्थना कर रही थी। पूरी रात दृष्टि ने करवटों में काटी। नींद तो जैसे उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दृष्टि को अगर इंतजार था तो अगली सुबह का, जब उसे निस्क से एक अच्छी खबर मिलने की उम्मीद बन गई थी। इधर निस्क ने भी अपनी पूरी रात समय के बारे में पता लगाने में काली कर दी थी। उसने समय के किसी भी घर को नहीं छोड़ा था जहां उसके होने की उम्मीद हो सकती थी, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी थी। निस्क का दिमाग भी घूम चुका था कि आखिर समय की मम करना क्या चाहती हैं। सुबह 6 बजे जाकर निस्क की आंख लगी और लगभग 8 बजे उसके फोन पर दृष्टि का कॉल आया। निस्क की आंख अपने फोन पर आ रहे दृष्टि के कॉल से खुली। उसने जब डिस्प्ले पर दृष्टि का नाम लिखा देखा तो उसके हाथ कुछ पल के लिए थम गए। उसे पता था कि उसके पास दृष्टि को देने के लिए सिवाय निराशा के कुछ भी नहीं है। निस्क ने हिम्मत करते हुए दृष्टि का फोन उठाया और उसे जवाब दिया। हेलो, आई एम रियली सॉरी दृष्टि, लेकिन समय अपने किसी भी घर पर मौजूद नहीं है। मैंने उसे हर जगह चेक कर लिया, इवन मैंने उसकी फेवरेट होटल्स और होटल रूम्स में भी चेक करवा लिया, लेकिन समय का कोई पता नहीं चल पाया। निस्क के मुंह से ये बात सुनने के बाद दृष्टि का फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर चुका था। दृष्टि ने कांपती आवाज में कहा, समय, तुम एक बार फिर मेरे लिए बीता हुआ समय बन चुके हो। एक बार फिर मेरे साथ वही सब हुआ। आई कांट टेक दिस एनी मोर। यह सब कहते हुए दृष्टि चीख रही थी। इधर फोन लाइन अभी भी कनेक्ट थी और निस्क हेलो हेलो बोलते हुए उसकी सारी बातें और उसका यूं चीखना और रोना सुन पा रहा था। निस्क ने उस इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग दृष्टि को भी देखा था जो सबसे लड़ने के लिए तैयार थी, और आज उसका सामना उस दृष्टि से हो रहा था जो एकदम बिखर चुकी थी। समय के पहले चले जाने के झटके को वो बहुत मुश्किल से संभाल पाई थी। एक बार फिर से वही सब उसके साथ दोबारा हो रहा था। निस्क ने जब दृष्टि की इस तरह से चीखने और रोने की आवाज़ सुनी तो उसने फौरन अपने कार की चाबी उठाई और दृष्टि के घर के लिए निकल गया। समय की अब्सेंस में अब निस्क को ही दृष्टि को संभालना था। वो समय की कमी तो पूरी नहीं कर सकता था, लेकिन एक अच्छे दोस्त की तरह दृष्टि का साथ जरूर दे सकता था समय को ढूंढने में। इधर चंद्रिका जी ने जब दृष्टि की इस तरह से रोने और चीखने की आवाज़ें सुनी तो वो फौरन दृष्टि के रूम की तरफ दौड़ी। उन्होंने रूम में आकर देखा तो दृष्टि इस समय जमीन पर बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चंद्रिका जी को समझते देर नहीं लगी कि दृष्टि के हाथ निराशा लगी है। चंद्रिका जी ने फौरन आगे बढ़ते हुए दृष्टि को संभाला और उसे समझाया, बेटा, आज से 1.5 साल पहले वाली दृष्टि और आज की दृष्टि में बहुत फर्क है। तू इस तरह से हार नहीं मान सकती। हम समय को ढूंढने के लिए लीगल रास्ता अपनाएंगे। मैं आज ही निक्स से बात करती हूँ कि वो समय की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराए। देख लेना, समय का जल्दी ही पता चल जाएगा। भगवान इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं कर सकते मेरी बच्ची के साथ। इतना सब कहने के दौरान वो लगातार दृष्टि के माथे और उसके चेहरे को सहला रही थी। दृष्टि शांत होकर उनके गले से लग चुकी थी। इस वक्त तो उसे एक उम्मीद की किरण भी बहुत बड़ी नजर आ रही थी। चंद्रिका जी ने अब तक दृष्टि को शांत कर दिया था। तभी उनके घर की डोरबेल बजी। चंद्रिका जी ने दृष्टि को अपने आप को संभालने के लिए कहा और वो वहां से डोर खोलने के लिए चली गई। उन्होंने डोर खोला तो सामने निस्क खड़ा था। निस्क के चेहरे पर दृष्टि के लिए फिक्र थी। उसने परेशान होते हुए चंद्रिका जी से दृष्टि के बारे में पूछा तो चंद्रिका जी ने उसे जवाब दिया, बेटा, समय के दूर जाने से बुरी तरह से टूट चुकी है। पहले तो उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाल लिया था, लेकिन इस बार समय से उसकी शादी हुई है। वो दोनों एक रिश्ते में है और समय यूँ अचानक से उसकी ज़िंदगी से चला गया, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। प्लीज़ बेटा, हमारी मदद करो समय को ढूंढने में। यह सब कहते हुए चंद्रिका जी ने निस्क के आगे अपने दोनों हाथ जोड़ लिए थे। निस्क ने उनके हाथों को थामते हुए उन्हें जवाब दिया, आंटी, आपको यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। समय की तरह दृष्टि भी मेरी दोस्त है और मैं ज़मीन आसमान एक कर दूंगा समय का पता लगाने के लिए। आप प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए और दृष्टि को संभालने की कोशिश कीजिए। निस्क समझ चुका था कि उसके लिए उसकी की हुई गलती का प्रायश्चित करने का एक मौका है। पहले उसने समय की मदद की थी उसी दृष्टि को हासिल करने में, और इस बार दृष्टि की मदद करने वाला था
समय को वापस पाने के लिए। निस्क के कदम वहां से दृष्टि के रूम की तरफ बढ़ चुके थे। निस्क ने हल्के से दृष्टि के रूम को डोर नॉक किया तो अब तक दृष्टि ने अपने आप को संभाल लिया था। दृष्टि ने निस्क को अंदर आने के लिए कहा। निस्क अंदर आया तो दृष्टि ने निस्क से कहा, हमें पुलिस रिपोर्ट करनी होगी, समय की मिसिंग होने की। निस्क खुद यही सोच रहा था। निस्क ने दृष्टि से कहा, डू वन थिंग, यू गेट रेडी, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हम लोग अभी जाकर समय की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाएंगे। मैं मेरे डैड से भी बात कर लूँगा, वो सिटी कमिश्नर से बात कर लेंगे ताकि इस केस को प्रायोरिटी मिल सके। वो मेरे डैड के दोस्त हैं। दृष्टि ने सर हाँ में हिलाकर उसे जवाब दिया, जिसके बाद निस्क वहां से नीचे हाल में आ चुका था और दृष्टि रेडी हो रही थी। लगभग आधे घंटे में दृष्टि नीचे आई। वो अपने चेहरे पर एक उम्मीद लेकर आई थी कि शायद इस रास्ते से वो समय को ढूंढ पाए। चंद्रिका आंटी और निस्क ने प्रेशर करके दृष्टि को ब्रेकफास्ट करवाया, जिसके बाद दृष्टि और निस्क वहां से निकल चुके थे। उन्होंने सबसे पहले पुलिस स्टेशन का रुख किया, जिस बीच निस्क की अपने डैड से बात भी हो चुकी थी। दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे और उनकी कंप्लेंट बिना किसी प्रॉब्लम के रजिस्टर हुई। निस्क को एश्योरेंस भी दी गई थी कि वो लोग समय को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। निस्क ने दृष्टि से पूछा, शुड आई ड्रॉप यू होम? दृष्टि ने गहरी सांस ली और निस्क को जवाब दिया, हाँ, मेरे घर। मेरे घर से उसका मतलब था समय का घर, जहाँ वो शादी के बाद समय के साथ रहती थी। निस्क ने वैसा ही किया। निस्क ने दृष्टि को समय के घर के बाहर ड्रॉप किया और उससे पूछा, यू वांट मी टू स्टे विद यू? दृष्टि ने जवाब दिया, नहीं, मैं बस यहाँ समय की यादों के साथ रहना चाहती हूँ। कितनी अजीब बात है ना, जब कोई शख्स आपके पास होता है तो आपको उससे शिकायत होती है, लेकिन जब वो आपसे दूर चला जाता है तो आपकी सारी शिकायतें पल भर में खत्म हो जाती हैं। निस्क ने दृष्टि की बात का जवाब दिया, यू नो वाट दृष्टि, मैंने तुम्हें यह बात कभी नहीं बोली, लेकिन समय तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव और जिद्दी था। उसकी इसी जिद के आगे मुझे हारना पड़ा। वो तुम्हें हर हाल में अपने करीब रखना चाहता था, लेकिन अब भाई हमारे बीच नहीं है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम उसे जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। दृष्टि ने हाँ कहा और वहां से वो समय के घर की डोर की तरफ बढ़ गई। दृष्टि ने डोरबेल बजाई तो एक सर्वेंट ने डोर खोला। दृष्टि घर में कदम रखती उससे पहले ही सर्वेंट ने उसे वहीं रोक दिया। दृष्टि को इस सब पर बेहद गुस्सा आया। उसने उस सर्वेंट को डांटते हुए कहा, तुम शायद भूल रहे हो, मैं समय की वाइफ हूँ। सर्वेंट ने सर झुकाते हुए जवाब दिया, जी मैम, मैं जानता हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। मैम साहब ने मना किया है आपको अंदर आने देने के लिए। दृष्टि ने गुस्से में मुठ्ठियां भींचते हुए कहा, आज तो मैं सबसे पहले इन्हीं से हिसाब करने वाली हूँ। इतना कहते हुए दृष्टि वहां से एक कैब करते हुए समय की मॉम के घर के लिए निकल गई। उसे इस वक्त बेहद गुस्सा आ रहा था कि एक तो समय को उससे दूर कर दिया और अब उसकी यादों से भी वो उससे दूर कर रही हैं। शायद वो भूल चुकी हैं कि दृष्टि समय की वाइफ है। यही सब याद दिलाने के लिए दृष्टि अब उनसे मिलने जा रही थी। लगभग एक घंटे में दृष्टि समय की मॉम के विला के नीचे खड़ी थी। वो गुस्से में तमतमाते हुए वहां से सीधे मेन डोर की तरफ बढ़ी। उसने जोर जोर से डोरबेल बजानी शुरू की। जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उसने साथ साथ में अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए डोर को पीटना शुरू कर दिया। लगभग 2 से 3 मिनट के बाद डोर खुला तो वहां सामने एक सर्वेंट खड़ा था। दर्शी ने गुस्से में उस सर्वेंट से पूछा, नविका साई कहाँ है? उन्हें बुलाओ, मुझे उनसे मिलना है। सर्वेंट ने दृष्टि को जवाब दिया, मैम, नविका मैम तो घर पर नहीं है, आप अपना मैसेज छोड़ दीजिए, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। दृष्टि ने उस सर्वेंट को गुस्से में जवाब दिया, मैसेज तो मैं डायरेक्टली पहुंचा दूंगी उन तक। इतना कहते हुए दृष्टि वहां से भी अपने गुस्से को अपने में समाये अपने घर के लिए निकल गई। दृष्टि इस समय बुरी तरह से थक चुकी थी और वो चाहती थी कि बस समय आकर उसे अपनी बाहों में संभाल ले। पता नहीं कैसे वो उसी की माँ से उसके लिए लड़ेगी। यही सब सोच सोचकर दृष्टि का सर चकरा रहा था। दृष्टि वहीं विला के बाहर खड़ी हुई कैब का वेट कर रही थी जब अचानक से उसका सर चकराने लगा। उसके सर पर पड़ती तेज धूप तो उसे अपनी आंखें खोलने ही नहीं दे रही थी। दृष्टि ने अपने आप को गिरने से संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो गस खाकर जमीन पर गिरने ही वाली थी कि जब दो स्ट्रांग आर्म्स ने उसे संभाल लिया। दृष्टि ने अपनी आधी बंद आंखों से उस शख्स की तरफ देखते हुए कहा, समय, आप आ गए, कहाँ थे आप?
मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। प्लीज अब मुझे छोड़कर मत जाना, मैं थक चुकी हूँ। दृष्टि ऐसा बड़बड़ाई जा रही थी जब उस शख्स ने दृष्टि को उठाकर अपनी कार में बैठाया। असल में वो शख्स कोई और नहीं बल्कि निस्क ही था। दृष्टि एफआईआर की कॉपी उसकी कार में भूल गई थी, जिसे देने के लिए निस्क समय के घर वापस आया था, जहां से उसे पता चला कि दृष्टि वहां से समय की मॉम के घर गई है। बस वहीं से निस्क दृष्टि को ढूंढते हुए उसके पीछे पीछे वहां आया था। सही समय पर आकर निस्क ने दृष्टि को संभाल लिया था। निस्क वहां से दृष्टि को सीधे हॉस्पिटल ही लेकर जा रहा था, क्योंकि दृष्टि के चेहरे पर वीकनेस और थकान साफ नजर आ रही थी। उसे सच में अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत थी। निस्क जल्दी ही दृष्टि को लेकर हॉस्पिटल आ चुका था। निस्क ने डॉक्टर से दृष्टि को चेक करने के लिए कहा। अगले कुछ ही मिनट में दृष्टि एग्जामिनेशन रूम में थी, जहां डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। डॉक्टर जब बाहर आए तो निस्क ने उनसे पूछा, डॉक्टर कैसी है दृष्टि? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपकी वाइफ माँ बनने वाली हैं। निस्क ने डॉक्टर को टोकते हुए कहा, असल में वो मेरी वाइफ नहीं, मेरी दोस्त है। बट इट्स रियली ए गुड न्यूज़। डॉक्टर ने आगे निस्क से कहा, ओ आई एम रियली सॉरी। जनरली ऐसे केसेस में लेडीज अपने हस्बैंड के साथ ही हॉस्पिटल आती हैं। वैसे आप इनके हस्बैंड को बता दीजिएगा कि इनकी हेल्थ पर थोड़ा ध्यान दें, इन्हें काफ़ी वीकनेस है। सी नीड्स पर्सनल केयर। इतना कहते हुए डॉक्टर निस्क के कंधे को थपथपाते हुए वहां से जा चुके थे। निस्क ने मन में दोहराया, काश काश समय यहाँ होता तो दृष्टि की हालत ही नहीं होती, और कितना खुश होता वो ये सब जानकर। कहाँ हो तुम समय? ये सब बोलते हुए निस्क के कदम वहां से दृष्टि के हॉस्पिटल रूम की तरफ बढ़ गए। डॉक्टर ने दृष्टि को यह खबर पहले ही दे दी थी, तो आज निस्क को दृष्टि के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी थी। निस्क ने दृष्टि के नजदीक बैठते हुए कहा, कांग्रेचुलेसन, तुम मॉम बनने वाली हो। और समय डैड। वो अगर यहाँ होता तो कितना खुश होता। दृष्टि ने मुस्कुराते हुए निस्क को जवाब दिया, अब इसी के लिए मुझे समय को किसी भी कीमत पर ढूंढना है। यह मेरी उम्मीद है, मुझे समय को यह खुशी देनी है। यह सब बोलते हुए दृष्टि के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस था। आज समय को न देखे हुए दृष्टि को लगभग 2 दिन हो चुके थे। निस्क इस खुशखबरी के साथ दृष्टि को उसके घर लेकर आ चुका था। जब चंद्रिका जी को इस बारे में मालूम हुआ तो उनकी खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं रहा। वो यह बात जल्द से जल्द दृष्टि के डैड को बताना चाहती थी। उन्हें अच्छे से पता था कि दृष्टि के मम बनने की खबर सुनकर तो गुस्सा जरूर काफूर हो जाना था, लेकिन वो दृष्टि के डैड से बात तब करने वाली थी जब दृष्टि घर पर ना हो। इसी तरह से लगभग 1 महीना बीत चुका था, लेकिन अभी तक समय का कोई क्लू नहीं मिला था। गुंजन का पता किया गया तो वो भी उसी दिन से कंट्री से बाहर थी। समय की मम से इतनी बार पूछताछ करने के बाद भी उनके मुंह से समय के बारे में एक बात नहीं निकली। ना ही उन्हें शक की बिना पर जेल में कैद किया जा सकता था। दृष्टि के चेहरे पर प्रेगनेंसी का ग्लो था, लेकिन साथ साथ में उसकी आंखों में एक उदासी थी, जो उसे हर रोज टूटती हुई उम्मीद से मिल रही थी। 1 महीने की तरह बाकी का वक्त भी गुजर गया और दृष्टि की डिलीवरी का वक्त आ चुका था। दृष्टि इस समय हॉस्पिटल में थी और समय को ही याद कर रही थी, लेकिन समय भी अभी उसके पास नहीं था। बाहर निस्क, चंद्रिका आंटी और दृष्टि के डैड मौजूद थे। उन्हें बस जल्द से जल्द डिलीवरी के बाद माँ और बच्चे दोनों के स्वस्थ होने की खबर सुनने का इंतजार था। इधर लेबर पेन से जूझ रही दृष्टि ने आखिर एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया, जिसके साथ ही वो बेहोश हो चुकी थी। लगभग 20 मिनट के बाद लेबर रूम खुला और डॉक्टर ने बाहर आकर सबको बताया, आप सभी को मुबारक हो, बेटी हुई है। सभी के चेहरे खिल गए, लेकिन साथ साथ एक सवाल सभी की आंखों में था, दृष्टि कैसी है? डॉक्टर ने जवाब दिया, देखिए वो काफ़ी वीक है और डिलीवरी के बाद वो फिलहाल बेहोश है, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं है, कुछ ही टाइम में उन्हें होश आ जाएगा। बच्चे को पहले माँ का स्पर्श देने के बाद आप बच्चे और माँ दोनों से मिल सकते हैं। वहां मौजूद सभी लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज दृष्टि और समय मॉम डैड बन चुके थे। कुछ ही समय में दृष्टि को होश आया। उसने जब अपनी बच्ची को अपनी बाहों में थामा तो उसकी आंखें उस स्पर्श से मिलने वाली खुशी अपने अंदर नहीं समेट पा रही थी। उसकी आंखें छलक आई थीं। तभी दृष्टि के रूम में उसके डैड एंटर हुए। अपने डैड को सामने खड़ा देखकर दृष्टि की खुशी तो जैसे दोगुनी हो चुकी थी। दृष्टि के डैड दृष्टि के नजदीक आए और उन्होंने दृष्टि के माथे पर किस किया।
जिसके बाद उन्होंने अपनी नाती के सर पर हाथ फेरा। दृष्टि को अपने डैड की नज़रों में अपने लिए जैसे अब कोई शिकवा और शिकायत नजर नहीं आ रही थी। दृष्टि के डैड ने दृष्टि के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, दृष्टि बेटा, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ वापस चल। यहाँ मैं अब तुझे अकेले नहीं छोड़ सकता। मैं तुझे अपनी नज़रों के सामने देखना चाहता हूँ। दृष्टि ने परेशान होते हुए कहा, लेकिन डैड, समय अगर वो मुझे ढूंढेंगे तो मैं उन्हें यहाँ नहीं मिलूंगी। दृष्टि के डैड को ये सब देखकर दुख हो रहा था कि अभी भी दृष्टि को उम्मीद है कि समय अगर ठीक हो गया होगा तो वो उसे ढूंढेगा, और वो समय को परेशान नहीं करना चाहती थी। दृष्टि के डैड ने दृष्टि को समझाया, बेटा, तुझे उसे भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैं हूँ तेरे साथ। तू जो चाहेगी मैं तुझे करने दूंगा। अपने किसी बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए मैं तेरे ऊपर प्रेशर नहीं डालूंगा। और फिर यहाँ निस्क भी तो है, वो हमें बता देगा अगर समय का कुछ पता भी चलता है। लेकिन मैं तुझे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। दृष्टि अपनी निगाहों में ही अपने डैड को मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब शायद उसे भी अंदाजा हो चुका था कि वो डैड के सामने और जिद नहीं कर सकती। दृष्टि ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया, जिसके बाद दृष्टि के डैड ने उसकी गोद से अपनी नन्ही सी कोमल सी नाती को लिया। दृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा, डैड, ये बिल्कुल समय की तरह है। वही सदी हुई नाक, बड़ी बड़ी आंखें और आईब्रो देखो, जैसे गुस्से में हमेशा तनी हुई है। यह सब बोलते हुए दृष्टि रो रही थी या मुस्कुरा रही थी, उसे खुद नहीं पता चल रहा था। जबकि उसके डैड उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर दिल ही दिल में रो रहे थे। दृष्टि के डैड ने अगले हफ्ते जाने का प्लान कर लिया था। चंद्रिका आंटी और दृष्टि दोनों ही उनके साथ जाने वाले थे। दृष्टि का मन तो नहीं मान रहा था इस उम्मीद से दूर होने का कि उसे समय मिल सकता है, लेकिन डैड के आगे इस बार वो झुक गई थी। एक हफ्ते के बाद आखिर वो वक्त आया जब उन्हें वहां से रवाना होना था। निष्क दृष्टि और उसकी फैमिली को सियाफ करने आया था। जब दृष्टि ने उससे विदाई लेते हुए आखिरी शब्द कहे, निष्क, समय का अगर कुछ पता चलता है तो प्लीज मुझे जरूर बताना। आई विल वेट। निष्क ने दृष्टि को गले से लगाते हुए उसे विश्वास दिलाया कि अगर समय लौट कर आता है तो दृष्टि ही वो इंसान होगी जिसे सबसे पहले पता चलेगा। अब दृष्टि अलविदा हो चुकी थी शिकागो के लिए। यही दृष्टि के डैड का बिजनेस सेटल था। दृष्टि ने भी सोच लिया था कि भले ही डैड उसे इस बार उसके मन की करने का मौका देने वाले हैं, लेकिन वो इस बार सच में अपने डैड का बिजनेस ही संभालने वाली है। यही सोचते हुए दृष्टि अब वापस लौट रही थी। लगभग 20 घंटे के सफर में वो लोग शिकागो पहुंच चुके थे। दृष्टि इस बार अकेले नहीं आई थी, उसकी गोद में थी उसकी एक नन्ही सी जान। अभी दृष्टि ने अपनी बच्ची का नाम नहीं रखा था। वो चाहती थी कि इस बच्ची का नाम समय ही रखे। तब तक के लिए वो उसे उसके निक नेम मिमी से उसे बुलाने वाली थी। दृष्टि को वहां रहते हुए लगभग 1 महीना हो चुका था, जिस दौरान निस्की के कॉल भी आए उसके पास, लेकिन उसके कॉल में दृष्टि को निराशा ही मिलती। समय का जिक्र करते ही उसे ना ही सुनने को मिलता। दृष्टि ने अपने डैड का बिजनेस संभाल लिया था और वो अब उसने मिमी को लेकर ऑफिस जाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी उसे सब अधूरा अधूरा सा ही लगता था। समय की कमी उसे हमेशा से महसूस होती थी। दृष्टि ने अपने आप को पूरी तरह से काम में व्यस्त कर लिया था। समय को दृष्टि की जिंदगी से गए हुए आज लगभग 1.5 साल हो चुका था। दृष्टि ने आज अपनी दोस्त तारा से मिलने की सोची। यह दृष्टि की वही दोस्त थी जिसकी वजह से समय और उसके बीच गलतफहमी पैदा हुई थी। दृष्टि ने आज काफी समय के बाद तारा को कॉल किया। हेलो, तारा ने सरप्राइज होते हुए जवाब दिया। हाय, क्या बात है, आज इतने टाइम के बाद तूने कॉल किया? कैसी याद आ गई तुझे मेरी? दृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा, सोचा आज रियूनियन की जाए, मिलते हैं आज। तू एक काम कर, निया को भी बोल देना, शाम में डिनर करते हैं। तारा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह बहुत सी बातें करनी है तुझसे। निया तो फिर भी मेरे साथ कांटेक्ट में है, बस तू ही है जो हाथ नहीं लगती। अब हाथ लगी है तो इतनी आसानी से तो मौका जाने नहीं दूंगी। चल शाम को मिलते हैं अपने फेवरेट प्लेस पर। दृष्टि को अच्छे से पता था कि वो उनके वही पुराने मीटिंग पॉइंट पर मिलने की बात कह रही है। दृष्टि ने फौरन हाँ में जवाब दिया और मुस्कुराते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। आज कितने टाइम के बाद वो तीनों एक दूसरे से मिलने वाली थी। दृष्टि को तो सोच सोच कर ही एक्साइटमेंट हो रही थी। वो मिमी को साथ ही ले जाने वाली थी। उनका एक कैजुअल सा डिनर और ढेर सारी बातें करने का प्लान था।
आज तो दृष्टि को बेसब्री से शाम होने का इंतजार था। आखिर शाम के 7 बजे और दृष्टि वहां से रेस्टोरेंट के लिए निकल गई। उसने रास्ते से ही चंद्रिका आंटी को रात के डिनर के लिए मना कर दिया था। दृष्टि रेस्टोरेंट पहुंची तो उसे देखकर जैसे उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई थी। अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लिए वो वहां से सीधे रेस्टोरेंट में आ चुकी थी। तारा ने सबके लिए टेबल पहले ही रिजर्व करवा ली थी। निया वहां आ चुकी थी कि तभी दृष्टि ने उसे ज्वाइन किया। सामने से आती दृष्टि को देखकर उसकी दोस्त निया सच में हैरान थी कि इतने टाइम के बाद भी दृष्टि में कोई चेंजेस नहीं आए थे। वो अभी भी वैसी की वैसी और उसकी गोद में ली हुई उस क्यूट सी मिमी को देखकर निया और भी एक्साइटेड हो गई। निया ने तो दृष्टि से हाथ मिलाने की बजाय अपने हाथ मिमी को लेने के लिए आगे बढ़ा दिए। जब दृष्टि ने मुस्कुराते उससे कहा, वाह बेटा, मौसी बन गई तो अपनी दोस्त को भी भूल गई। इतना कहते हुए दृष्टि ने मिमी को निया की गोद में दिया और उसे एक साइड हक दिया। निया ने दृष्टि को चिढ़ाते हुए कहा, डोंट माइंड, लेकिन तेरी बेटी तो तुझसे भी ज्यादा क्यूट और प्रिटी है। पक्का जीजू पर गई होगी। वैसे कहाँ है वो आजकल? निया ने दृष्टि से वो सवाल पूछ लिया था जो उसकी दुखती रख थी। दृष्टि उदास चेहरे से जवाब देने ही वाली थी कि उसके पीछे से आती हुई तारा ने जवाब दिया, यहीं शिकागो में है, और कहाँ होंगे। दृष्टि हैरान थी उसके मुंह से यह बात सुनकर। उसने पलटकर देखा तो पीछे तारा खड़ी थी। उसके स्टाइल और एटीट्यूड में कोई बदलाव नहीं आया था। उसने दोनों को ज्वाइन किया और दृष्टि और निया से गले मिली। जब दृष्टि ने तारा से पूछा, तूने कहा कि समय यहाँ शिकागो में है, तुझे कैसे पता? तारा ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने उन्हें देखा है। अब यह मत पूछना कि मैंने उन्हें कैसे पहचाना। ऑब्वियस सी बात है कि मैंने उनकी फोटोज न्यूज़पेपर में देखी है, और ऊपर से इतना हैंडसम और ड्रेसिंग चेहरा तो तारा कभी भूल नहीं सकती। दृष्टि को सच में अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने हैरान होते हुए पूछा, यार, आर यू श्योर? तूने समय को ही देखा था, वो भी यहाँ? तारा ने दृष्टि के माथे पर हल्के से चपत लगाते हुए कहा, अनजान तो ऐसे बन रही है जैसे वो तुझे बताए बिना यहाँ आए हैं। अब बस अपने अपने मजाक। इतना कहते हुए तारा ने अपने हाथ निया की तरफ बढ़ाए, मिमी को अपनी गोद में लेने के लिए, जबकि इधर दृष्टि को तो सच में अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। सच में समय यहीं इसी स्टेट में है। वो समय को वहाँ इंडिया में ढूंढ रही थी, जबकि समय वहाँ नहीं बल्कि यहाँ था। शायद किस्मत ही उन्हें मिलवाने के लिए दृष्टि को यहाँ लाई थी, लेकिन इतने बड़े स्टेट में वो समय को आके ढूंढे भी तो कहाँ। यही सवाल उसके दिमाग को घेरे हुए था। उसने सबसे पहले निस्क को कॉल करके सब कुछ बताने की सोची, क्योंकि वही था जो उसकी बात समझ सकता था और उसकी मदद कर सकता था। निया और तारा ने जब दृष्टि को कहीं खोए हुए देखा तो उन्होंने उसे टोका, ओए, हमें यहाँ बुलाकर कहाँ खो गई? लगता है अपने पतिदेव के ख्यालों में खो चुकी है। बेब्स, बाहर आजा अपने पति के ख्यालों से। दृष्टि का जैसे अचानक से ध्यान टूटा और उसने जवाब दिया, असल में समय से मैं पिछले 1.5 साल से नहीं मिली, इसीलिए जब उनके यहाँ होने की बात सुनी तो मैं हैरान हो गई। निया और तारा दोनों ही हैरान हो चुके थे दृष्टि की बात सुनकर। इस वक्त तो दृष्टि के लिए डिनर करना भी मुश्किल हो गया था। उसने तारा और निया को अपने साथ हुई पिछले कुछ वक्त की पूरी कहानी बताई, जिसे सुनकर खुद तारा और निया की आंखें भी नम हो चुकी थी। तारा, जो हमेशा से बहुत प्रैक्टिकल रही है, खुद दृष्टि की बातों को सुनकर इमोशनल हो गई थी। उसने दृष्टि के हाथों को थामते हुए कहा, तू फिक्र ना कर, मैं तुझे वहां लेकर चलूंगी जहां मैंने समय को देखा था। हो सकता है ये तुम दोनों के मिलने का ही मौका हो, और अगर मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में दरार आई थी तो इस बार मैं ही तुम दोनों को मिलवाने का काम करूंगी। शायद इससे मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका मिल जाए। दृष्टि ने खड़े होते हुए तारा को गले से लगा लिया। वो इसी समय वहां जाना चाहती थी। तारा ने दृष्टि के बार बार इंसिस्ट करने पर उसकी बात मान ली। निया ने इंसिस्ट कहा, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। इस रियूनियन को मैं भी अपनी आंखों से विटनेस करना चाहती हूँ। इतना कहते हुए तीनों वहां से अब उस जगह के लिए निकल चुकी थी। तारा ही दृष्टि की कार ड्राइव कर रही थी। निया उसकी बगल में और दृष्टि मिमी को अपनी गोद में लिए पीछे बैठी थी। दृष्टि के लिए तो जैसे समय से मिलने की बेसब्री में समय काटना ही मुश्किल हो रहा था। वो बार बार बेसब्र होकर तारा से पूछ रही थी, पहुंच गए क्या हम लोग? तारा उसकी बेसब्री को समझते हुए उसे समझा रही थी, रिलैक्स बेब्स, बस पहुंचने ही वाले हैं। लगभग 1 घंटे का समय हो चुका था तारा को ड्राइव करते हुए, जब उसकी कार एक आलीशान बंगले के सामने आकर रुकी। तारा ने कार के अंदर से ही
इशारा करते हुए कहा, यहीं से मैंने समय को निकलते हुए देखा था। आई थॉट तू भी इस महल में ही रहती होगी, लेकिन आज कुछ और ही कहानी पता चली। तारा की बातें जारी थी। जितने समय में दृष्टि कार का डोर खोलकर उस बंगलों की तरफ बढ़ गई थी। नित्या और तारा उसकी इस हरकत को बस देखती ही रह गईं। कुछ ही टाइम में तारा और निया भी दृष्टि के पीछे पीछे ही थी, जब गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। दृष्टि ने गुस्से में उस गार्ड से कहा, लिसन, मेरे हस्बैंड अंदर है, या तो मुझे जाने दो या उन्हें बाहर बुलाओ। गार्ड ने दृष्टि की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, आप किसकी बात कर रही हैं मैडम? दृष्टि ने जवाब दिया, मैं मिस्टर समय सहाय की बात कर रही हूँ। उन्हें बुलाओ। उनसे कहो कि दृष्टि समय सहाय उनसे मिलने के लिए बाहर खड़ी है। गार्ड ने दृष्टि को हाथ के इशारे से रुकने के लिए कहा, जिसके बाद उसने एक्सटेंशन पर कॉल लगाया। अंदर एक सर्वेंट ने कॉल उठाया तो गार्ड ने उस सर्वेंट से कहा, समय बाबा से कहो कि कोई दृष्टि समय सहाय उनसे मिलने के लिए आई हैं, बाहर गेट पर हैं, क्या उन्हें अंदर भेज दूं? उस सर्वेंट ने ओके बोलते हुए समय के रूम की तरफ रुख किया, जिसके थोड़ी देर बाद एक्सटेंशन पर कॉल आया। समय सर मिलने के लिए मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो ऐसी किसी लड़की को नहीं जानते और उन्हें रात के इस टाइम किसी से मिलना पसंद नहीं है। इतना कहते हुए उस सर्वेंट ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। असल में जब वो सर्वेंट वो खबर देने के लिए समय के रूम की तरफ जा रही थी, तो उसका सामना समय की मॉम से रास्ते में हो गया था। समय की मॉम को जब एक्सटेंशन पर आए उस कॉल के बारे में पता चला, तो उनके तो जैसे तन बदन में आग लग गई थी। उन्हें अपने इतने टाइम की मेहनत जाया होती नजर आ रही थी। उन्होंने उस सर्वेंट को समय के रूम तक पहुंचने से पहले ही उसे वहीं से वापस भेज दिया था। वो सच में हैरान थी कि दृष्टि ने समय को यहाँ इतनी दूर कैसे ढूंढ लिया। उन्होंने सर्वेंट से वो शब्द बुलवाए थे जो अभी अभी उस सर्वेंट ने समय के ब्याह पर गार्ड से कहे थे। इधर गार्ड भी इस बात से सच में हैरान था, क्योंकि जितना वो समय को जानता था, समय कभी इस तरह रूडली मना नहीं करता था। लेकिन फिलहाल तो उसने उस सर्वेंट की कही हुई बात वर्ड टू वर्ड दृष्टि को बता दी। दृष्टि को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि समय इसके बारे में ऐसा बोल सकता है। दृष्टि ने गार्ड से इंसिस्ट किया, भाई क्या आप मुझे समय का नंबर दे सकते हैं? यह उन्हीं की बच्ची है और इसने आज तक अपने डैड की शक्ल नहीं देखी है। प्लीज भाई, आज पहली बार दृष्टि किसी के सामने इस तरह से गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन ये प्यार क्या नहीं करवाता इंसान से। निया और तारा भी दृष्टि के साथ साथ उस गार्ड के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे। गार्ड ने दृष्टि को एक पेपर पर एक नंबर लिख कर दिया, जिसके साथ उसने दृष्टि से इंसिस्ट किया, यह लीजिए मैम, लेकिन प्लीज इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए, वरना मेरी जॉब चली जाएगी। दृष्टि ने मुस्कुराते हुए वो पेपर उस गार्ड के हाथ से लिया और उसे थैंक्स कहते हुए अश्योर किया कि वो कहीं उसका नाम मेंशन नहीं करेगी। दृष्टि के चेहरे की खुशी बता रही थी, जैसे उसे समय का फ़ोन नंबर ना मिलकर खुद समय ही मिल गया हो। तारा और निया ये सब देखकर काफ़ी खुश थी। वो लोग वहाँ से कार में बैठे तो दृष्टि ने सबसे पहले उस नंबर पर कॉल किया। 4 से 5 रिंग के बाद कॉल उठा तो दृष्टि ने एक्साइटमेंट में कहा, हेलो समय, मैं दृष्टि। सामने से आवाज़ आई, तुम्हारी आवाज़ कैसे भूल सकती हूँ मैं? तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें समय से इतनी आसानी से मिलने दूंगी मैंने ही गार्ड को बुलवाया था कि वो तुम्हें मेरा नंबर दे। मैं भी तो देखूं कि कितनी हिम्मत बाकी है तुम्हारे अंदर। ये सब बोलते हुए समय की मम हंस रही थी। इधर दृष्टि को जैसे एक झटका लगा था सामने से नविका साय की आवाज़ सुनकर। दृष्टि ने गुस्से में उन्हें जवाब दिया, आपको लगता है कि आप समय को मुझसे छिपा कर रख सकती हैं? नहीं, मैं आ चुकी हूँ और मुझे पता है समय कहाँ है। मैं कैसे भी करके उन तक पहुँच ही जाऊँगी। आप इस बात की फिक्र ना करें कि मेरे अंदर कितनी हिम्मत बाकी है। इस बार मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी बेटी भी है मेरा साथ देने के लिए। नविका सहाय ये बेटी वाली बात सुनकर चौंक गई थी। उन्होंने हैरान होते हुए कहा, बेटी? दृष्टि ने पूरे कॉन्फिडेंस में जवाब दिया, हाँ बेटी, मेरी और समय की बेटी। आपने मुझसे समय को दूर कर लिया था, लेकिन अपनी बेटी से उसके पिता को मैं दूर नहीं करने दूंगी। यह सब बोलते हुए दृष्टि ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इधर नविका साय सच में ये बच्ची वाली बात सुनकर हैरान थी। उन्हें सच में यकीन नहीं हो रहा था कि वो समय की बेटी है। नविका जी ने दृष्टि के फ़ोन को एक बार फिर से डायल करने की कोशिश की, लेकिन दृष्टि ने उनके फ़ोन को पिकअप नहीं किया। वो ना जाने क्यों दृष्टि के पास समय की बच्ची होने की बात सुनकर
बेचैन हो चुकी थी। इधर दृष्टि को उम्मीद थी कि जल्दी वो समय से मिल पाएगी, उसे बता पाएगी कि वो उससे कितना प्यार करती है। लेकिन उसके लिए क्या अभी भी स्ट्रगल करने थे दृष्टि को? इस समय कार तारा ड्राइव कर रही थी। वो लोग उसे उसके घर ही ड्रॉप करने के लिए जा रहे थे। अभी उन्हें चले हुए मुश्किल से 30 मिनट ही हुए थे कि तभी एक चमचमाती टेस्ला कार ने आकर उनका रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। कार में मौजूद तीनों लड़कियां घबराने लगी थीं। उन्हें डर था कि वो कोई लुटेरा हो सकता है। लेकिन कोई लुटेरा आखिर टेस्ला कार में क्यों आने लगा? दर्शी ने तारा से कार को रिवर्स में लेने के लिए कहा, लेकिन उससे पहले ही सामने खड़ी उस कार का डोर खुला और उसके अंदर से एक शख्स बाहर आया। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि समय ही था। समय के कदम तेजी से दृष्टि की कार की तरफ ही बढ़ रहे थे। उसने फुर्ती से उसकी कार के नजदीक आते हुए दृष्टि की कार का डोर खोलते हुए उसके हाथ को थामकर उसे कार से बाहर निकाल लिया। दृष्टि के तो जैसे होंठ ही सिल चुके थे समय को वहां देखकर। समय ने दृष्टि की दोनों सहेलियों को भी उस कार से फौरन बाहर आने के लिए कहा। उन्हें समय के चेहरे पर फिक्र नजर आ रही थी। तारा और निया भी समय के पीछे पीछे उसकी कार तक आ चुकी थी। समय ने दृष्टि को अपनी बगल वाली सीट पर बैठाया, जिसके बाद उसने निया और तारा को भी बिना समय गंवाए कार में बैठने के लिए कहा। दोनों जल्दी समय की कार में बैठ चुकी थी जब समय ने अपनी कार को स्पीड से दौड़ाना शुरू कर दिया। अभी वो लोग कुछ ही दूर गए थे कि तभी उन्हें एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। दृष्टि के साथ साथ निया और तारा की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये सब समय की मॉम ने दृष्टि और बाकी सभी के गार्ड के साथ बातों में बिजी होने के दौरान करवाया था। वो दृष्टि को हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से गायब करना चाहती थी, लेकिन समय ने उनकी यह बात सुन ली थी। वो बिना वक्त जाया किए उनके पीछे पीछे हो लिया था। समय ने सुन लिया था कि लगभग 40 मिनट में वो कार ब्लास्ट हो जाएगी। इधर समय की मॉम को जब दृष्टि के पास समय की बच्ची के होने का पता चला तो उन्होंने दृष्टि को अवेयर करने के लिए कॉल किया था, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। दृष्टि उनका कॉल नहीं उठा रही थी। उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने समय को दृष्टि से दूर करने के चक्कर में अपनी पोती की जान को खतरे में डाल दिया था। लेकिन समय ने वो सब होने से पहले ही दृष्टि की कार को ओवरटेक करते हुए उन्हें बचा लिया था, जिससे खुद समय की मॉम भी अनजान थी। समय दृष्टि और बाकी सबको बचाते हुए वहां से अपने दादाजी के पुराने बंगले पर ले आया था। पूरे रास्ते दृष्टि तो जैसे बस समय को ही निहार रही थी। घर पहुंचते ही जैसे ही समय ने कार रोकी तो दृष्टि ने समय के हाथ को थामते हुए कहा, तुम सच में यहाँ हो ना समय? समय ने दृष्टि के हाथ को चूमते हुए कहा, हाँ तुम्हारे पास। इतना कहते हुए समय की नज़र दृष्टि की गोद में मिमी पर गई तो उससे रुका नहीं गया। उसने अपने हाथ बढ़ाते हुए मिमी को अपनी गोद में ले लिया, जिसके बाद वो मिमी को बस बेतासा चूमता जा रहा था। समय ने दृष्टि की तरफ नम आंखों से इशारे में पूछा तो दृष्टि ने अपनी आंखों की पलकें झपकाते हुए जवाब दिया, हाँ। समय को तो जैसे दुनिया जहान की खुशियां मिल गई हों। उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई थी। समय कार से बाहर आया। उसकी गोद में उसकी बच्ची और एक हाथ में दृष्टि का हाथ था। वो अपने घर की तरफ बढ़ गया। आज की पूरी रात दोनों ने जागकर काटी। इतना कुछ था दोनों के पास एक दूसरे को बताने के लिए, जिस दौरान दृष्टि को मालूम हुआ कि जब वो कोमा में था तब वो उसकी और अपने आसपास की सभी बातें सुन और समझ पा रहा था, बस बेबस होकर जवाब नहीं दे पा रहा था। दृष्टि को तो अपने आप को समय के सामने प्रूव करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि समय सब कुछ अच्छे से जानता था। कैसे उसकी मॉम ने दृष्टि को उस हॉस्पिटल रूम से बाहर निकाला था, कैसे उन्होंने उसे दृष्टि से दूर किया था, और आज जो उन्होंने किया वो तो माफ करने के लायक ही नहीं था। शायद उन्हें कभी समय की खुशी की परवाह रही ही नहीं थी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेटस से मतलब था। तभी शायद वो दृष्टि और समय के प्यार को नहीं समझ पाई। फिलहाल दोनों एक हो चुके थे। जिसके साथ अगली सुबह हुई और न्यूज में उन्हें खबर मिली कि नविका साय ने सरेंडर कर दिया है। उन्होंने कबूल लिया था कि उन्होंने ही अपनी पोती और अपनी बहू को मारने की कोशिश की थी। लेकिन इस बात से समय को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब वो मौजूद था अपनी दृष्टि और अपनी बच्ची का ख्याल रखने के लिए। समय और दृष्टि बेड पर सुकून से लेटे थे और उनके बीच लेटी थी नन्ही मिमी। जब समय ने दृष्टि से पूछा, यह कैसा अजीब सा नाम है मिमी, वाई डोंट यू नेम्ड हर प्रॉपरली? दृष्टि ने समय के चेहरे को अपने एक हाथ से छूते हुए जवाब दिया, मैं चाहती थी कि इसके डैड इसका नाम रखें,
इसलिए मैंने मिमी नाम रख दिया था। समय ने मुस्कुराते हुए दृष्टि से पूछा, और अगर मैं नहीं मिलता तुम्हें, तो क्या तुम इसे जिंदगी भर मिमी ही बुलाने वाली थी? दृष्टि ने जब समय के मुंह से यह बात सुनी, तो उसने समय के होठों को अपने हाथ से कवर कर दिया और गुस्से में कहा, यह सब नहीं सुनना मुझे। बस एक अच्छा सा प्यारा सा नाम रखो अपनी बेटी का। समय ने दृष्टि के हाथ को चूमते हुए कहा, हाँ, लेट मी थिंक। कुछ पल सोचने के बाद समय ने जवाब दिया, षष्ठी। षष्ठी नाम रखेंगे हम अपनी बेटी का। समय और दृष्टि का मिक्सचर, तुम्हारी तरह नखरीली, क्यूट, और मेरी तरह समझदार और स्मार्ट। दर्शनी ने समय की बात को बीच में काटते हुए कहा, नहीं, मेरी तरह सेंसिबल और स्मार्ट, और आपकी तरह गुस्सैल और जिद्दी। यह सब कहते हुए दर्शनी ने समय की तरफ बढ़ते हुए उसके होठों को चूम लिया। आज कितने वक्त के बाद दृष्टि के होठों को समय के होठों ने छुआ था। समय की शाम में दृष्टि के डैड से मुलाकात हुई, और हर किसी की तरह समय ने उन्हें भी इम्प्रेस कर लिया था। समय की निष्क से बात हुई तो मालूम हुआ कि निष्क की भी एंगेजमेंट होने वाली थी कमिंग वीक, जिसमें समय, दृष्टि, सृष्टि और दृष्टि की फैमिली सभी इनवाइटेड थे। समय और दृष्टि के एक होने की खुशी में दृष्टि के डैड ने पार्टी रखी थी, जिसके बाद समय और दृष्टि इंडिया वापस जाने वाले थे। शाम का वक्त था जब समय ने अपने डैड को कॉल किया। हेलो डैड। इधर से समय के डैड ने जवाब दिया, हाँ बेटा, कैसा है तू? और नविका को ये क्या हो गया है? वो पागल हो चुकी थी अपने गुरूर में। मैंने बहुत समझाया था उसे, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। समय ने अपने डैड को समझाते हुए कहा, डैड, मम को कभी मुझसे प्यार था ही नहीं, वरना बचपन में ही वो मुझे अपने आप से अलग नहीं करती, मुझे दादू के साथ नहीं भेजती। शायद इसी दूरी ने हमारे बीच के रिश्ते को कमजोर कर दिया था। आप छोड़िए इस बात को, आप फिक्र मत कीजिए। मैं जल्दी दृष्टि और सृष्टि के साथ इंडिया वापस आ रहा हूँ। समय के डैड ने खुश होते हुए कहा, बेटा, एक रिक्वेस्ट है तेरे बाप की। उम्मीद है कि तू मेरी बात सुनेगा। समय ने अपने डैड को जवाब दिया, डैड, आपको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस हुक्म कीजिए। समय के डैड ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि इंडिया आने के बाद तू सृष्टि और दृष्टि को लेकर मेरे साथ मेरे घर में रहे। मैंने तेरे बचपन को तो ढंग से नहीं देखा, लेकिन मैं सृष्टि के बचपन में तुझे देखना चाहता हूँ। समय ने इमोशनल होते हुए कहा, हाँ डैड, बिल्कुल। जैसे मैंने अपने दादू से इतना कुछ सीखा है, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि सृष्टि भी अपने दादू से सीखे। मैं इंडिया आकर आपसे मिलता हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहते हुए समय ने फ़ोन रखा, तो दृष्टि उसके ठीक पीछे ही खड़ी थी। दृष्टि ने समय के कंधे पर हाथ रखा, तो समय ने पलटते उसे गले से लगा लिया। दृष्टि ने समय से कहा, कल रात से मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा है, सोच रही हूँ आपसे पूछ ही लेती हूँ। समय ने दृष्टि को अपने सीने से लगाए हुए हाँ में जवाब दिया। जब दृष्टि ने उससे पूछा, आप आप ठीक कब हुए थे, और आपने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की समय? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। समय ने दृष्टि के सर पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया, मुझे आज से 1 महीना पहले होश आ चुका था, लेकिन शुरू में मुझे चलने में टाइम लगा, और जब मैंने चलना शुरू किया तो मम ने मेरे पासपोर्ट को मेरी पहुंच से दूर कर दिया था। मेरे पास मेरा फ़ोन भी नहीं था, जिसकी वजह से मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। दृष्टि ने समय से अगला सवाल किया, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मैंने आपको उस कंडीशन में अकेला छोड़ दिया था? आपको मुझसे कोई नाराज़गी नहीं थी? समय ने मुस्कुराते हुए दृष्टि को जवाब दिया, चलो तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। असल में मुझे उस कोमा की हालत में सब सुनाई दे रहा था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। तुम्हारी मम के साथ हुई बातें और मम का गुंजन के साथ मिलकर मुझे यहाँ ले आना, सब मुझे अच्छे से पता था। मैं जैसे एक डेड बॉडी में ट्रैप सा हो गया था। बता नहीं सकता कि कितनी बेचैनी होती थी मुझे। मैं अपने आप को एकदम बेबस महसूस करता था। उस दौरान मुझे गुंजन का असली रूप देखने को मिला। जो गुंजन मेरी बचपन की दोस्त और मुझसे प्यार करने का दावा करती थी, वो गुंजन उस हाल में मेरा साथ बीच में ही छोड़कर चली गई, ये सोचकर कि शायद मैं कभी होश में आने वाला ही नहीं हूँ। दृष्टि समय से अलग हुई, और उसने समय के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उसके होठों को चूम लिया। जिसके बाद दृष्टि ने समय से कहा, उसे तो आपका साथ छोड़ना ही था, क्योंकि वो आपकी जीवन साथी नहीं थी, और वैसे भी मेरे हाथ लगती ना वो, तो मैं उसे मार डालती। यह सब बोलते हुए समय को दृष्टि की नज़रों में जलन साफ नजर आ रही थी।
समय ने दृष्टि की कमर को अपने दोनों हाथों से घेरते हुए उसे अपने नजदीक कर लिया, जिस दौरान दृष्टि को अंदाजा हो चुका था समय के इरादों का। दृष्टि ने समय को याद दिलाया, समय छोड़िए मुझे, कुछ ही टाइम में पार्टी वेन्यू के लिए निकलना है, हमें रेडी भी तो होना है। समय ने अपनी रिस्ट वॉच की तरफ देखा तो उसमें अभी भी 3 घंटे का टाइम बाकी था। समय ने दृष्टि को अपनी बाहों में कसते हुए जवाब दिया, क्या कहा था तुमने? तुम मेरी जीवन साथी हो, तो फर्ज निभाओ मेरी जीवन साथी होने का। तुम्हें पता है मैं कितना तरसा था तुम्हारी इस खुशबू के लिए, तुम्हारी इस छुअन के लिए, तुम्हारी सॉफ्ट टच के लिए। ये सब कहने के दौरान समय के हाथ दृष्टि के बालों से खेल रहे थे, जिसके साथ समय के होंठ दृष्टि की गर्दन को छू रहे थे। दृष्टि को अंदाजा हो चुका था समय की उन शरारतों का। समय ने दृष्टि की गर्दन को चूम लिया तो दृष्टि ने अपनी दोनों मुट्ठियों में समय की शर्ट को कसकर भींच लिया। समय ने झुकते हुए दृष्टि को अपनी बाहों में उठाया, जिसके साथ उसने दृष्टि को बेड पर लेटा दिया। समय की नजर दृष्टि की उन खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों से जा मिली थी, जिनमें डूबने के लिए न जाने वो कब से तरस रही थी। और फिर वो दोनों एक दूसरे में खो गए। दी एंड।